Pathsala, and today we will discuss about equation of planes. Yes, थ्री डायमेंशन जो हमारी सीरीज चल रही है, थ्री डायमेंशन चैप्टर 11 क्लास 12 एनसीईआरटी से, उसका नेट न्यू टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन स्पेस। यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं, हमने पहले जो हमने लेक्चर्स किए उनमें इक्वेशन ऑफ लाइन की हमने, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नंबर सेकंड है इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। और नंबर थर्ड है इट पासेस थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए, उनसे इक्वेशन जाती है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास है। अब सबसे पहले हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले वन करते हैं, तो वन को करने के लिए नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। ये दोनों हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी, जो भी होंगी आप तो यही कवर होगा। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या कहता है, द नॉर्मल फॉर्म, द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। यानी कि जिस आपको नॉर्मल दिया जाएगा ऑफ द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कैसे, वो है इस तरीके से हम दे सकते हैं। सपोज करो कि ये मेरे पास एक 3D में हम जा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये मेरे पास जेड एक्सिस। ठीक है, तो कह रहा है कि नॉर्मल गिवन है प्लेन का और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो सपोज करिए कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है मेरे पास। अब ये प्लेन है, इसके अंदर हमको एक तो नॉर्मल गिवन है, और दूसरा क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है। इसको हम डी मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस गिवन है, ये ओ है। ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 होते हैं, ओरिजिन ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये इतना डाटा दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए कि एक नॉर्मल दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है, वेक्टर नॉर्मल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट पॉइंट टच द प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी चाहिए। तो अब हम इसमें हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। सपोज करिए कि ये प्लेन जो है हमारा पी पॉइंट पे एंटर करता है प्लेन के अंदर, और वहां से उधर से 3D में देखते हैं तो ऐसे घुसता नजर आएगा, उधर निकलता नजर आएगा। तो ये वो सिचुएशन है 3D। ठीक है, तो ये अब इस पे हम क्या करते हैं, एक मूवेबल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है प्लेन के अंदर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं। एक मूवेबल पॉइंट ले रहा हूं, कभी ना कभी वो पॉइंट यहाँ पे भी होगा, मतलब मूवेबल है कभी तो वो यहाँ पे होगा, ये एज्यूम। तो सपोज करो वो पॉइंट मैंने आर लिया, आर, ये पॉइंट मेरे पास आर है, जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन होंगे। जो जनरल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड, जहां पे भी हम आगे भी हम करेंगे तो आप ध्यान रखना, जब भी मैं मूवेबल पॉइंट लूंगा, कोई भी मूवेबल पॉइंट होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट पे लेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ठीक है, और जो बाकी पॉइंट होंगे वो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के फॉर्म में लिए जाएंगे। तो अगर ये एक आर पॉइंट मैंने मूवेबल लिया और मैंने इसको ओरिजिन से मीट कराया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मैंने बोला कि आर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, ये डी है, ये आर है। अब मैंने इनको मीट करते हैं, आर पी, ये ओ था, वो एन। ठीक है, फिगर के अंदर ये काम है हमारे पास। फिगर क्लियर हो गई। हमको गिवन था एक पॉइंट जो प्लेन को टच कर रहा है और एक नॉर्मल जो जिसके साथ जा रहा है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्या क्या गिवन देता है इसमें, अगर हम देखते हैं, इसमें गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और एक नॉर्मल दिया है, नॉर्मल जिसको हम एन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब जो पोजीशन वेक्टर आर आया, आप आर बताओ, आर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मेरे पास इसका पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे ओपी, ओपी क्या डिस्टेंस दी थी मेरे को? ओपी गिवन थी डी, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्राइंगल्स को, जो ये ट्राइंगल्स नजर आ रहा है, इसको यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आपका है, इसको ट्राइंगल को हम इधर ले लेते हैं, ओ ई आर, ये आर है, ये आपका डी है, तो ये क्या होगा? और ये पोजीशन वेक्टर, इनकी डायरेक्शन ये शो कर रही है, और ये आपका ऐसे। तो बाय द सम एंगल सम, जो ट्राइंगल रूल था इन वेक्टर्स, अगर उससे हम निकाले तो क्या आएगा ये? उससे पहले एक काम और करते हैं, चलो कर लेते हैं। तो क्या आएगा ये? आर माइनस डी, आर माइनस डी आ गया। लेकिन अभी ये डी जो है, मैंने जो किया है, इसकी डायरेक्शन मैंने इसके साथ ली है, वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखानी है इसमें कि ये कैसे होनी है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन भी यही है, यानी कि वैसे तो नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एन, एन क्या है? ओ एन मेरे पास एक वेक्टर है, ओ एन एक वेक्टर है पूरा, जो कि एन की फॉर्म में है। तो मैं एन यूनिट, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, यानी कि एन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो शो करता है। तो ये आ जाएगा पास, आपके पास वेक्टर एन, ये आ जाएगा मेरे पास वेक्टर एन, ओ एन बोल सकते हैं, ओ एन डैश ओ एन अपॉन ओ एन मोड, या ये भी बोल सकते थे वेक्टर एन अपॉन वेक्टर एन मोड, ठीक है। तो ये एन यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर मैं इसको डिस्टेंस के साथ ऐड कर दूं, तो अब इसकी जो वेक्टर है, ये ओपी है, इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर के साथ हो गई है। जो डिस्टेंस थी वो ऐसे भी हो सकती थी, डिस्टेंस तो कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन अब ये जो नजर एन, जैसे ही मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एन कैप, तो इससे ये नजर आ रहा है कि जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही इस ओपी की डायरेक्शन है, क्योंकि एन कैप जो है उसका यूनिट वेक्टर इसके साथ आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एन कैप, ठीक है, ये आगे बढ़। अब एक चीज बताइए, ओपी और आरपी इन ए प्लेन, वेक्टर ओपी और जो आरपी है या पीआर है वो एक ही प्लेन में है, और दोनों एक ही प्लेन में है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से होंगे, एक ऐसे सीधा जा रहा है, एक ऐसे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन आपको नजर आ रहे हैं परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का रूल एक हमने पढ़ा था कि आपको याद होगा जब वेक्टर कर रहे थे, ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, ये पढ़ा था। और जब कोस थीटा 90 होता है तो ये 0 हो जाता है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हेन दीज आर परपेंडिकुलर इज 0, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये रूल लगाने वाले हैं, लगा लेते हैं, चलिए। स्पेस कम पड़ रहा है तो इसका हम कम करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल अगर हम यहाँ पे लगाएं ओपी और ओ आर के लिए, ओपी वेक्टर ओपी डॉट वेक्टर ओ आर इक्वल टू मोड ऑफ ओपी डॉट मोड ऑफ ओ आर कोस थीटा, और कोस थीटा हमने डिस्कस किया है कि परपेंडिकुलर है, तो इट मींस ये हो गए ओपी डॉट ओ आर इक्वल टू 0। ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास? डी डॉट एन, डी डॉट एन, एन यूनिट
डॉट ओ आर, ओ आर आया आपके पास आर माइनस डी एन कैप इजिकल टू 0। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं स्पेस बनाने के लिए। फिर यहाँ पे एक और आपको एक चीज और बतानी है कि अगर मैं एक चीज लिख रहा हूं, अगर किसी की समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो उसको ध्यान से देखिएगा कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं फिर आगे कि वो कैसे होती है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस एक्सप्रेशन को पूरे को लिख रहा हूं एन डॉट आर डी एन कैप इजिकल टू 0। ये लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? जी हाँ, ये लिखा जा सकता है। किस रूल से, वो अभी देखिए। अगर मेरे पास सपोज करो मैंने अभी बोला कि a mod of 2b इक्वल टू 0, ये है मेरे पास। तो यहां से क्या हो सकता है, 2a mod b इक्वल टू 0। इट मीन्स a b इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि ये कंडीशन तब फॉलो होगी कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे, लेकिन ये तो क्लियर है कि 2 तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये 2 0 नहीं हो सकता। तो यही सेम थिंग्स मैंने यहाँ पे की है। d इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी। तो d, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, या तो ये 0 इनमें से कोई 0 होगा, d 0 नहीं होगा। ये कंफर्म हो गया इस एक्सप्रेशन से। तो मैंने इसलिए इसको सीधा ये लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने सीधा लिख लिया। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अगर ये आपकी समझ में आ गया है कि अभी हमने एक्सप्रेशन में देखा 2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि या तो a या b या दोनों में इनमें से ही कुछ कोई 0 होना है। हमें ये क्लियर होगा 2 0 नहीं है। तो सेम थिंग्स में d डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकती। बाकी ये पूरा एक्सप्रेशन में से कुछ भी 0 हो सकता है, व्हाटएवर जो भी होगा, लेकिन d कंफर्म है। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। ये रूल है, एक लगा सकते हैं कि हाँ, ये जब हम एक्सप्रेशन केस देखते हैं कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस केस में ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन की। तो क्या आएगा मेरे पास, एन कैप डॉट वेक्टर आर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इजिकल टू 0। अब यहां पे भी देखो, अगर एन कैप एन, ये इसका क्या हो सकता है, एन कैप एन अभी हमने किया था, इसको तो रख लेते हैं आर डॉट एन कैप। क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कॉमोटेटिव होती है, आर डॉट एन डॉट आर रख सकते हैं। अब इसमें फिर ये रूल लगाइए, ये नहीं ये वाला, एन डॉट एन अगर अब मैं लेके आऊं वेक्टर एन इजिकल टू एन डॉट एन। अब दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि एक ही वेक्टर के यूनिट वेक्टर हैं। तो cos 0 उनका एंगल नहीं है, cos 0 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे रख दीजिए d इंटू 1 इजिकल टू 0। तो मेरे पास है वेक्टर r डॉट एन कैप माइनस d इजिकल टू 0। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d इजिकल टू वेक्टर r डॉट एन कैप। ये दोनों फॉर्म जो है वो हमारी रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी नॉर्मल लाइन, नॉर्मल प्लेन को। हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन की नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, ये हमारे पास आ गया डी आर डॉट एन कैप। क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब एक्चुअली क्या है, वैसे तो हम देखो क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं, सीधे फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये पढ़े, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला प्रूफ करना आता है तो आप मिस्टेक नहीं कर सकते। आपको क्लियर कट होगा कि हाँ ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ है। इसलिए हम फॉर्मूला के ड्राइविंग पर फोकस करते हैं। हमने शुरू में ही बोला था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है हार्ड चैप्टर नहीं, वो बस ये है कि इसकी जो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है और फॉर्मूला को लर्न नहीं करना है सीधा। यस, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन
इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म आ गई, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए आपकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना होगा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास आर वेक्टर जो है, हमने पहले भी किया है कि एक जनरल वेक्टर है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया हमारे पास, ठीक है। और जो एन कैप वेक्टर है वो एल आई प्लस एम जे प्लस जेड के कैप आ गया। यहां पे हेयर एल एम एन आर, हेयर एल एम and n are the direction cosine। ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन है तो इन दोनों की वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप में हमारे पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू डी। तो जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू एक्स आई डॉट आई 1, तो हमारे पास आ गया एल एक्स। सेम ऐसे ही एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ आर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन a normal form। Here L, M and R the direction cosine। अगर डायरेक्शन रेशियो में देगा तो मैं डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करके इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, ठीक है। ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म आ गई। आप इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग करते हैं अभी इसी लेक्चर में। चलिए, यस, एक क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से ही हमारा। Find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector 3i plus 5j minus 6k। यानी कि क्या क्या गिवन दे दिया है हमने इस क्वेश्चन में। हमको एक तो डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इट मीन डी इजिकल टू 7 यूनिट्स, ठीक है। और कह रहा है कि वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, इट मीन जो एन वेक्टर है हमारे पास, जो एक एन वेक्टर हमने लिया था ना, ये ले लीजिए, एन वेक्टर हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एन वेक्टर, जो कि नॉर्मल है 3i प्लस 5j, 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन हम दोनों निकाल लेंगे इसमें, वेक्टर एंड कार्टेशियन आई थिंक दोनों पूछिए, वेक्टर इक्वेशन पूछिए, लेकिन हम लोग इसमें दोनों को सोल्व कर लेते हैं कि कार्टेशियन भी कैसे आएगी और वेक्टर भी कैसे आएगी। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस केस, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप देख रहे होंगे आर तो चलो एक जनरल वेक्टर होता है, आर के ऐसे ही जाएगा। एन कैप आपको चाहिए, जबकि वेक्टर एन दिया हुआ है, तो एन कैप निकालने के लिए आपको क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर एन अपॉन मोड ऑफ वेक्टर है, ये करना होगा। अब इसको कर लेते हैं, क्या होगा, वेक्टर एन क्या आएगा, 3i प्लस 5j कैप माइनस 6k अपॉन एन मॉडुलस ऑफ एन, 3j 9 प्लस 5 25 माइनस 36 प्लस 36, 9 25 36, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। तो मेरे पास आ गया 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन
ये आ गया 36 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 25 प्लस 9, 6 5 11, 6 5 11, 9 20, कैरी 2 3 2 5, 80 आ गया, 80 नहीं 3 2 5 7, 70 आ गया, 70। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया रूट 70। ठीक है, रूट 70 आ गया। तो अब मेरे पास हमको इसमें वैल्यू रखनी है इसकी। तो वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन रूट 70 इज इक्वल टू 7। तो यही हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, जो कि हमको रिक्वायर है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। इसी का कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे अगर, तो क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए, हमने बोला था कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, Lx प्लस My प्लस Nz इजिकल टू आपके पास क्या चाहिए d। अब आपके पास L है, L होता था डायरेक्शन कोसाइन, और आपके पास वेक्टर दिया है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं A B C। और अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे पर डायरेक्शन कोसाइन मिल रहे हैं मुझे। तो डायरेक्शन कोसाइन आप देखो L इजिकल टू, अगर हम लोग करें यहां पे वेक्टर को, क्या होता है 3 अपॉन रूट 70 जो है ये L है, M जो मेरे पास है 5 अपॉन रूट 70 ये M है, और N जो है वो -6 अपॉन रूट 70, ये LMN है मेरे पास। अब इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। क्या आएगी, 3 अपॉन रूट 70 x प्लस 5 अपॉन रूट 70 y माइनस 6 अपॉन रूट 70 इजिकल टू 7। ये जेड आ जाएगा यहाँ पे, जेड। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉप करेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा एक वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में दोनों का इक्वेशंस निकालने का। ओके।